देश के बैंकिंग सेक्टर की स्थिति बताने वाली ट्रेंड और प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी हुई। आरबीआई की ओर से जारी की गई ये रिपोर्ट साल 2021-22 के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों की सेहत में साल 2021-22 के दौरान सुधार आया है। 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि बैंकों की बैलेंस शीट में बढ़ोतरी दोहरे अंक में हुई है, यानी कर्ज की मांग 10% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ी है। इसके अलावा बैंकों में एनपीए घटे हैं, पूंजी की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि इस रिपोर्ट में आरबीआई ने रिस्ट्रक्चर किए गए खातों में कर्ज डूबने के प्रति बैंकों को आगाह किया है। नियामक ने कहा है कि दिए गए कर्जों पर जोखिम को सीमित करने के लिए बैंकों की ओर से उचित मूल्यांकन जरूरी है। सर, आरबीआई की जो टोन है वो चेतावनी देने वाली लग रही है और आरबीआई ये कह रहा है कि बैंकों की सेहत अच्छी है। जब सेहत अच्छी है तो फिर ये चेतावनी, ये आगाह करना क्यों? ये रिपोर्ट काफ़ी दिलचस्प और क्यूरियस है और बजट सामने आने वाला है और आरबीआई की बैंकिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट हर बार कई सारे नए इंसाइट्स लेकर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के बारे में आती है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, काफ़ी जटिलता है। तो रिजर्व बैंक, जो पहला सवाल शुभ ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिजर्व बैंक ने इंगित की, जिसकी तरफ ध्यान शायद कम लोगों का जाता है। रिजर्व बैंक का ये कहना है कि बैंकों ने पिछले 2-3 साल में जिन कर्जों का पुनर्गठन किया है, यानी वो लोग जो समय पर अपना कर्ज नहीं चुका पाए थे, हमें याद होगा कोविड का दौर जब मॉरेटोरियम दिए गए थे, उसके बाद फिर केंद्र सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक ने एक स्पेशल स्कीम जारी की थी, जिस स्कीम के तहत लोगों को अपने कर्ज के पुनर्गठन की छूट दी गई थी। आरबीआई का कहना यह है कि ये जो पुनर्गठित किए हुए कर्ज हैं, यानी वो लोग जो समय पर आर्थिक संकट के कारण कर्ज नहीं चुका पाए थे, वो आगे भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। और ये चेतावनी पहली बार रिजर्व बैंक की तरफ से आई है इन कर्ज को लेकर। यानी यहां से 2 बड़े संकेत हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि जिन परिस्थितियों में ये लोग अपने कर्ज नहीं चुका पाए थे 2021-22 में, 23 में परिस्थिति उससे अच्छी नहीं होने वाली है। तो बैंकों को ये बात ध्यान रखना होगा कि नए कर्जों की तो जो स्थिति बनेगी वो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। जो कर्ज पहले से ही रिस्ट्रक्चर हो चुके हैं, जिनका भुगतान पहले से ही टाला जा चुका है, लोग पीनल ब्याज पर या महंगे ब्याज पर भी उन कर्जों के भुगतान को टालने के विकल्प चुन चुके हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला साइकिल हिट होने पर या उनका भुगतान आने पर वो ये कर्ज चुका सकेंगे। ये भारत की बैंकिंग व्यवस्था में, इसलिए जो शुभम ने कहा कि रिपोर्ट बैंकों की बैलेंस शीट बढ़ने का मतलब उनके पास कर्ज लेने लाने की संख्या बढ़ना होता है। उसके बाद भी आरबीआई को लग रहा है कि जो पिछले कर्ज पुनर्गठित किए गए थे वो एनपीए बनकर वापस लौट सकते हैं। ये पहली बात है। सर, दूसरी बात, जो नए कर्ज हैं उनके डूबने पर भी जो प्रोविजनिंग से जुड़े नियम हैं, प्रोविजनिंग तो अभी भी होती है, क्या उनमें भी कोई बदलाव की बात कह रहा है आरबीआई? हाँ, आरबीआई ने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही जो अपनी रिपोर्ट में, वो भी एक ज़रूरी चीज़ समझने वाली है। आरबीआई ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों को अब अपने कर्जों के नुकसान की भरपाई की तैयारी एडवांस में करनी होगी। एक शब्द का हमने इस्तेमाल किया जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैंकों को यदि एक निर्धारित समय के भीतर अपने कर्ज की वापसी नहीं मिलती तो वो आरबीआई के नियमों के हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाते हैं और उतना ही उसके बराबर पूंजी बैंकों को अपने पूंजी आधार से या मुनाफों से निकाल कर रखनी पड़ती है और फिर उसके बाद वो कर्ज धीमे धीमे वसूली की दूसरी प्रक्रियाओं की तरफ चले जाते हैं। इस बार आरबीआई ने संकेत दिया कि केवल बैंकों के लिए नहीं, एनबीएफसीज को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले से एडवांस में इस बात की तैयारी करनी होगी कि जो कर्ज वो इस समय दे रहे हैं उनमें से कितने कर्ज आने वाले समय में एनपीए बन सकते हैं और उस प्रोविजनिंग की व्यवस्था रखनी होगी। यानी बैंक जो तिमाही आधार पर नतीजे आने के बाद कर्जों की प्रोविजनिंग करते थे, उनको इसकी तैयारी आगे करनी पड़ेगी। और इसको लेकर बैंक क्या प्रावधान जारी करेगा आरबीआई, हमें बाद में पता चलेगा, पर रिजर्व बैंक का संकेत ये बताता है कि इसका असर में बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा, क्योंकि उनको और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होगी भविष्य में आने वाले कर्जों के डिफॉल्टर को लेकर। यहाँ भी ये संदर्भ समझना जरूरी है कि 2023 को लेकर रिजर्व बैंक काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहा है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। आरबीआई ने बताया कि भले ही धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं, लेकिन इन मामलों में शामिल राशि घटी है। 21-22 के दौरान 60,389 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 9,102 मामले आए हैं। इस दौरान ऑनलाइन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में गिरावट आई है। कार्ड और इंटरनेट के मामले लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है। सर, ये एक अजीब सी बात है कि मामले बढ़े हैं, राशि घटी है।
किस तरीके की चिंता है ये आरबीआई की? इसी चिंता का नतीजा है कि रिजर्व बैंक ने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम दक्ष है, जो अगले नए साल की शुरुआत से काम करना शुरू करेगा और जितने भी डिजिटल ऑनलाइन फ्रॉड हैं उनकी रिपोर्टिंग का एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की बात कही गई। पर आरबीआई ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में फिनटेक को लेकर कई सारी आशंकाएं और चुनौतियां जाहिर की और 5 बड़े ऐसे हिस्से बताए हैं जहां आने वाले समय में फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा है। रिजर्व बैंक ने पिछले 6 महीने में 8 महीने में एक सीरीज में कई सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो फिनटेक को रेगुलेट करने, फ्रॉड को रोकने, तरह तरीके के डिजिटल फिनेंसिंग इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल को संतुलित करने के लिए किए गए। रिजर्व बैंक का सबसे पहला कहना यह कि सबसे बड़ी रिस्क बैंकिंग सेक्टर के लिए थर्ड पार्टीज इंटरवेंशंस हैं। चूंकि बहुत सारी सेवाएं तीसरी पार्टीज के जरिए, मोबाइल वॉलेट के जरिए, पीओएस मशीन्स के जरिए या बाकी जगह से दी जा रही हैं, यहाँ पर फ्रॉड के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। ये पहला हिस्सा है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा उसका ये कहना है कि मिस सेलिंग ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स बुरी तरह बढ़ रही है। हमें याद होगा कि वित्त मंत्रालय ने भी बैंकों से कहा था कि वो बीमा मत बेचें, जबरन बीमा नहीं बेचें। तो रिजर्व बैंक ने पाया है कि बैंक और जो थर्ड पार्टीज जिनके सहारे बैंक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ गलत ढंग से उत्पाद को बेचना, उत्पाद की वास्तविक जानकारियाँ छुपाना, लोगों का जो वित्तीय ज्ञान है उसमें जो कमजोरी है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें गलत प्रोडक्ट देना, दूसरी बड़ी चीज़। तीसरी महत्वपूर्ण ब्रीच ऑफ डेटा प्रिवेसी। आरबीआई ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वित्तीय नेटवर्क से लोगों की जो डेटा निजता है या जो सूचनाओं की निजता है उसकी लगातार चोरी हो रही है। हम आपको लगातार अपने कार्यक्रमों में जागते रहो जैसे कार्यक्रमों में बताते रहे कि आपका फाइनेंशियल डेटा असुरक्षित क्यों है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, तीसरी और चौथी बात यह कहा है कि बैंकों ने और थर्ड पार्टी और फिनटेक कंपनियां बहुत साफ सुथरे ढंग से कारोबार नहीं कर रही हैं, ब्याज दरें ऊंची वसूली जा रही हैं और अनएथिकल ढंग से, गैर कानूनी ढंग से बकाया कर्जों की वसूली की जा रही है। ये कुछ बड़े बिंदु हैं चुनौती के जो रिजर्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में इंगित की हैं। और ये बात वहीं से जुड़ती है कि छोटे छोटे फ्रॉड बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और उसमें भी फ्रॉड्स की और रिजर्व बैंक का ये आंकड़ा इसलिए एक बात चौंकाता है कि जितनी तेजी से साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं बढ़ रही है। और शायद इसीलिए रिजर्व बैंक ने ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि अब बैंकों को अपने साइबर फ्रॉड्स को और स्ट्रक्चर और ढांचागत रूप से रिपोर्ट करना होगा। पर फिनटेक में रिस्क और जोखिम और अपराध के जोखिम ज़्यादा है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट मानती है।